माइक बहुत सारे, तो मुझे छोटी साइड लगाऊं, है ना? सुनना तो मैंने कुछ आया नहीं वाकई, बोल नहीं है। अच्छा वैसे ही आ रही, वेरी गुड, चलें ठीक है फिर अब। ओके किड्स, Dr. Shapke is here. We will. I know that Dr. Shahina had finished the chapter, the 14th chapter, and we will start today with the 15th chapter. That's the distensibility and compliance, vascular distensibility and compliance. So, distensible is a pure English word. Compliance is a pure English word as well. So, by distensibility, what we actually know is that how much a thing can distend, or how much a thing is distensible, right? So, talking about the blood vessels, all the blood vessels have some degree of distensibility. Some have more, some have less. Okay, so we will see that what is the reason why are they less compliant, why are they less distensible, and why are they more distensible. We will see that as well. ये भी हम देखेंगे कि कौन सी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंसिबल है, कौन सी कम डिस्टेंसिबल है, और उनकी बेसिक रीज़न क्या है, और इनका फ़ायदा क्या है। इन डिस्टेंसिबिलिटीज़ का जो डिफरेंट वेसल्स में डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डिस्टेंसिबिलिटीज़ हैं, ये हमें सर्व कैसे करती हैं ह्यूमन बॉडी में, हाउ डू दे सर्व अस इन द ह्यूमन बॉडी, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जब हार्ट से जब ब्लड फ्लो आता है, व्हेन द ब्लड कम्स आउट ऑफ द हार्ट, तो वो पल्सेटाइल मैनर में आता है। ठीक है, वो स्ट्रीमलाइंड नहीं होता, ठीक, वो थोड़ा सा टर्बुलेंट होता है, पल्सेटाइल होता है, क्योंकि वो एकदम एक बड़े तेज प्रेशर से आता है। ठीक है, एक बड़े इंक्रीज्ड एनहांस्ड प्रेशर से आता है फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है, उस पल्सेटाइल फ्लो को, ताकि टर्बुलेंस खत्म हो और वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो एक तो जो इसका फंक्शन है डिस्टेंसिबिलिटी का, ये जो डिस्टेंसिबल हो जाती हैं आर्टरीज स्पेसिफिकली, इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट एओर्टा। ठीक है, तो जब एओर्टा डिस्टेंसिबल हो जाती है तो व्हाट इट डज इट कि ये जो पल्सेटाइल फ्लो आ रहा होता है, पल्सेटाइल फ्लो का मतलब तो समझ आती है, जो इम्पल्सेस में आता है, क्योंकि जब भी सिस्टली आएगी तो फ्लो बहुत तेज आएगा और बड़े प्रेशर के साथ आएगा। जैसे जैसे सिस्टली डाई डाउन होती जाएगी, डायस्टली टेक ओवर करती जाएगी, तो फ्लो जो है वो स्मूथ होता जाता है, स्ट्रीमलाइन होता जाता है। लेकिन इसको स्ट्रीमलाइन करने में सिर्फ डायस्टली का रोल नहीं है, इसको स्ट्रीमलाइन करने में उस पर्टिकुलर वेसल की, एंड इन दिस केस एओर्टा की, जो डिस्टेंसिबिलिटी है, ये जो उसकी एक कैपेबिलिटी है कि वो डिस्टेंसिबल है, इसका भी रोल है। ठीक है, उसको मेंटेन करता है। जो सबसे ज्यादा डिस्टेंसिबल वेसल्स हमारी बॉडी में हैं वो वेन्स हैं। अगर आपको याद हो तो जब हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ वेसल्स की थी, तो हमने वेन्स को कैपेसिटेंस वेसल्स, रेजर्वॉयर वेसल्स और स्टोरेज वेसल्स का नाम दिया था। वाज इट ऐसा ही था ना? ठीक है, तो क्यों दिया था? क्योंकि दे कैन डिस्टेंड मोर एंड दे कैन अकोमोडेट मोर ब्लड एट अ गिवन टाइम। ठीक है, एक गिवन टाइम पे, और इसीलिए हमने ये भी कहा था कि जो वेन्स हैं दे कंटेन 2/3 of the total blood volume, and the arterial side it contains only 1/3 of the total blood volume. Okay, so what we have reached the conclusion that veins are the most distensible vessels in the human body. ठीक है, specifically larger veins. ठीक, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी का एक फॉर्मूला है। ठीक, वो फार्मूला क्या है? इस फार्मूला इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है ना, अगर हम कहते हैं कि जी एक डिस्टेंसिबिलिटी का मतलब यह है कि इट कैन अकोमोडेट, if some vessel has more distensibility, so that means that it can accommodate more blood, ठीक है, at a given time and for a given change in pressure at a given time and for a given or a certain change in pressure. तो vascular distensibility में increase in volume, जो उसका फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक,
इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, इंक्रीज इन प्रेशर, जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर हमने इंक्रीज किया, ठीक, इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम। और यानी कि इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज होने से पहले ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर 1 mmHg प्रेशर चेंज है, ठीक है, एक ऐसे वेसल में जिसमें कि 10 ml ऑफ ब्लड पहले से मौजूद था, और ये उसके वॉल्यूम को 10 ml से 11 ml कर देती है, यानी कि 1 ml बढ़ा देती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करें तो डिस्टेंसिबिलिटी वुड बी 0.1 उसकी होगी रेशो, ठीक है, 0.1 mmHg पर mmHg और 10% पर mmHg, ठीक है। ये देखो, इसको इसी फॉर्मूले में अगर आप डाल लो, इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या था 1 ml, तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर क्या था 1 था, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था 10 ml था। तो अब इसको अगर आप मैच करके देख लो तो इट वुड बी 1 1 एंड 10, ठीक है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 10 हो गया ना, ठीक, तो वो क्या आएगा 0.1 ही आएगा ना, और 0.1 क्या होता है 10% होता है। सो इट मींस कि वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी जो है इसको हम इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ अ वेसल थ्रू दिस फार्मूला, और इस फार्मूला को मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। इट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट वॉल्यूम में इंक्रीज आएगी, दैट इज, ठीक, इंक्रीज इन प्रेशर, जो एक सर्टेन चेंज ऑफ प्रेशर हम उस वेसल में लाएंगे, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में जो ओरिजिनल वॉल्यूम में चेंज, यानी और इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि इंक्रीज इन वॉल्यूम ऊपर आ जाएगी, इंक्रीज इन प्रेशर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमें वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी दे देता है, ये मैथमेटिकल एक फार्मूला उसने दिया, ठीक, और ये उसकी आगे उसने एक एग्जांपल भी दी, ठीक, कि अगर 1 mmHg जो है वो कॉज करता है किसी वेसल में 1 ml ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, पहले 10 ml था, अब उसमें 1 ml ऐड हो गया ड्यू टू दिस इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि द डिस्टेंसिबिलिटी वुड बी 0.1 पर mmHg, ठीक है, और 10% पर mmHg, ठीक, ये तो हो गई डिस्टेंसिबिलिटी। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जैसे हमने पहले कहा कि जी डिस्टेंसिबिलिटी, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंसिबल वेसल्स हैं वो वेन्स हैं, ठीक है। नाउ एक और फार्मूला है जो अभी इसको हम उस पर भी आएंगे अभी फॉरन, अभी नेक्स्ट स्लाइड में या उससे नेक्स्ट स्लाइड में मैक्सिमम आ जाएंगे उस पर। दैट फार्मूला सेज कि, या वो हमें ये बताता है कि जो आर्टरीज हैं दे आर 8 times less distensible as compared to veins, या in other words veins are 8 times more distensible to arteries, ठीक है, for a given increase in pressure, ठीक। so it causes about 8 times as much change in blood volume या increase in blood volume in a vein as in an artery of the same size। ये भी जरूरी है कि हम जब वेन और आर्टरी की बात कर रहे हो तो उनका साइज कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि आर्टरी बहुत बड़ी हो और वेन बहुत छोटी हो, ठीक है। यानी कि अगर हम एओर्टा की बात कर रहे हैं तो हम उधर जो है वो वेना केवा की बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी और बहुत लार्जर वेन की बात कर रहे हैं। ये ना हो रहा हो कि हम इधर आर्टीरियोल्स की बात, कि हम उधर जो है वो एओर्टा की बात करें और इधर हम वेन्यूल्स की बात करें। शुडंट बी लाइक दैट, फिर उससे सेंस नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि फिर कंपैरिजन सही नहीं होता ना। कंपैरिजन तो तभी होगा जब हम एक काउंटर पार्ट्स लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वेसल्स लेंगे, ठीक। तो इट मींस के ए कॉरेस्पॉन्डिंग वेन इज 8 times मोर डिस्टेंसिबल एज कंपेयर टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी, ठीक है। एक तो ये बात होगी, ठीक। अच्छा, अब इसमें उसने एक थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है कि पल्मोनरी वेन डिस्टेंसिबिलिटीज आर सिमिलर टू दोज ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्योंकि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें डिस्टेंसिबिलिटीज कम होंगी एज कंपेयर टू पल्मोनरी। लेकिन पल्मोनरी वेन और आर्टरी में फर्क क्यों है? क्योंकि पल्मोनरी वेन असल में क्या कर रही है, इट इज टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है ना, राइट। तो इट इज एक्चुअली वर्किंग एज एन आर्टरी, असल में तो ये आर्टरी का काम कर रही है, यानी कि इट इज टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इनटू द लंग्स,
ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंसिबिलिटीज हैं वो सिमिलर हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन आर्टरीज के, उस तरह की है, ठीक है। यानी कि इसमें डिस्टेंसिबिलिटी जो है वो उसी तरह की है जिस तरह की सिस्टेमिक आर्टरीज की। Now, pulmonary arteries normally have pressures about 1/6 of those in the systemic arterial system. ठीक, जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो कहां से लेके जा रही हैं ब्लड, वो लेके जा रही हैं, वो कहां से लेके जा रही हैं ब्लड, पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं दे आर टेकिंग द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द लंग, ठीक है। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी काम तो वही कर रही है जो कि एक आर्टरी का काम है, इट इज टेकिंग द ब्लड अवे, और पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ब्लड को लेके लेफ्ट एट्रियम में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इट इज ब्रिंगिंग, जो पल्मोनरी वेन जो है इट इज ब्रिंगिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, ठीक, इट इज ब्रिंगिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो इसलिए इसकी जो है, इसकी जो है सिस्टम, इसकी जो डिस्टेंसिबिलिटी है वो सिमिलर है टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी आर्टरी जो है इट इज टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, और इसका जो प्रेशर है वो अबाउट 1/6 ऑफ दोज इन द सिस्टेमिक आर्टीरियल सिस्टम, ठीक है। सो देयर डिस्टेंसिबिलिटीज आर ग्रेटर। ये एक जगह है जहां पे कि आर्टरीज और वेन्स में आपको डिफरेंस नजर आएगा, यानी कि आपको उलट नजर आएंगे, ठीक। जो पल्मोनरी वेन है उसमें उसकी जो डिस्टेंसिबिलिटी है वो क्या है, उसी वेन्स की तरह की है जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ठीक। और जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं उनकी उसकी डिस्टेंसिबिलिटी जो है इज ग्रेटर अबाउट 6 times द डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ सिस्टेमिक आर्टरीज। यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज की जो डिस्टेंसिबिलिटी है वो ग्रेटर है 6 times एज कंपेयर टू द डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द सिस्टेमिक आर्टरीज। क्यों? क्योंकि इनको पल्मोनरी आर्टरीज जो है नॉर्मली हैव प्रेशर्स अबाउट 1/6 ऑफ दोज इन द सिस्टेमिक आर्टेरियल सिस्टम। सिस्टेमिक आर्टेरियल सिस्टम में प्रेशर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वी ऑल नो, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो चीज निकलेगी, जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। जो राइट वेंट्रिकल से निकलेगा वो बहुत कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये कहां से निकल रही हैं, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो इनमें प्रेशर जो है वो अबाउट 1/6 ऑफ दोज इन द सिस्टेमिक आर्टेरियल सिस्टम होते हैं, एंड देयर डिस्टेंसिबिलिटीज आर ग्रेटर अबाउट 6 times द डिस्टेंसिबिलिटीज ऑफ सिस्टेमिक आर्टरीज, ठीक। ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है सिर्फ आपको बताने के लिए। लेकिन नॉर्मली जो होगा वो क्या होगा कि जो वेन्स हैं उनकी डिस्टेंसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी और जो आर्टरीज हैं उनकी डिस्टेंसिबिलिटीज उसके ऑलमोस्ट 8 times कम होंगी। ये एक जगह है जहां पे कि उलट है, जो पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं दे हैव गॉट डिस्टेंसिबिलिटीज, दे हैव गॉट ग्रेटर डिस्टेंसिबिलिटीज, और जो पल्मोनरी वेन्स हैं दे हैव गॉट लेसर डिस्टेंसिबिलिटी, ठीक है। ये एक जगह है जहां पे ये हो रहा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं वास्कुलर, एक और, ये तो था डिस्टेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जहां हमने कहा कि आर्टरीज आर 8 times लेस डिस्टेंसिबल एज कंपेयर टू द वेन्स, कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे which is not a difficult one, a bit twisted perhaps, a bit twisted, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ, ये है वैस्कुलर कंप्लायंस, ठीक। आगे कंप्लायंस आप एक और भी पढ़ेंगे, वो रेस्पिरेटरी कंप्लायंस है, वो लंग कंप्लायंस है, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। ये है वैस्कुलर कंप्लायंस। अगर आप दोनों को अगर एज अ जनरल लें तो मतलब दोनों का एक ही है, उसमें एयर कितनी अकोमोडेट होती है या कितनी एयर स्टोर हो सकती है वो रेस्पिरेशन में वो कंसर्न है हम उससे, और इसमें हम कंसर्न है कि कितना ब्लड वॉल्यूम अकोमोडेट हो सकता है या स्टोर हो सकता है in a given segment of circulation, ठीक है। So the total quantity of blood that can be accommodated in a given portion of the circulation or given segment of the circulation for each mmHg pressure rise. अब देखो इसमें vascular compliance की जब हम बात करते हैं तो mostly we are talking about the vascular beds and not the individual
वेसल्स मोस्टली हम कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट द इंडिविजुअल वेसल एज वेल, और हम करेंगे भी, हम उसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कि वास्कुलर कंप्लायंस वेन्स में कितनी होती है और आर्टरीज में कितनी होती है, हम उसका कंपैरिजन करेंगे। लेकिन यूजुअली जो वैस्कुलर कंप्लायंस का कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होता है वैस्कुलर बेड्स पे, ठीक है, नॉट ऑन अ, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट कैन बी अकोमोडेटेड in a given portion of the or a given segment of the circulation for each mmHg pressure rise। जब हमने distensibility की बात की थी तो we said कि it is कि how much blood, how much extra blood a vessel can accommodate for 1 millimeter change in pressure, 1 millimeter of mercury change in pressure, ठीक है। तो वहां हमने प्योरली वेसल की बात की थी, वो हमने बेड की, वहां हमने वेस्कुलर बेड की बात नहीं की या सेगमेंट ऑफ सर्कुलेशन की बात नहीं की, ठीक है, अ गिवन पोर्शन या सेगमेंट ऑफ सर्कुलेशन की बात नहीं की थी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लायंस तो हमारा मेन एम्फेसिस जो है वो होता है किस पे, कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट कैन बी अकोमोडेटेड और स्टोर्ड in a given portion or segment of the circulation for each mmHg pressure rise, ठीक है। अब इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज इन वास्कुलर कंप्लायंस इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, ये उससे भी सिंपल, ठीक है। नाउ अब हम कहते हैं हमें दो बातें पता हैं, दो बातें हमें अपने प्रीवियस नॉलेज से पता है बाय सो फार, कि हम ये कहते हैं कि जी हमारा एक क्लेम ये है कि कंप्लायंस एंड डिस्टेंसिबिलिटी आर डिफरेंट थिंग्स। एक तो मैंने आपको बताया कि जो कंप्लायंस है इट इज मोर कंसर्न विद द वैस्कुलर बेड्स एंड नॉट विद द इंडिविजुअल vessels, ठीक है। Yes, it is, we can calculate the compliance of an individual vessel as we can calculate the distensibility of an individual vessel, तो हम उसकी compliance भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है या इसकी जो इस नॉलेज की कंप्लायंस के जो कॉन्सेप्ट की जो एप्लीकेशन है, इट इज मोर यूजफुल, मोर बेनिफिशियल व्हेन वी इम्प्लीमेंट इट और अप्लाई इट टू द वैस्कुलर बेड्स, ठीक है। अच्छा, नाउ कंप्लायंस हमने क्या फार्मूला, कंप्लायंस जो है हमने अभी इसका क्या फार्मूला पढ़ा पीछे, इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, ये इसका फार्मूला। इसका एक और भी फार्मूला, वो फार्मूला हमारे जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी दो बातें हैं जिसपे कि हम इसको बेस करते हैं, दैट इज कंप्लायंस इज इक्वल टू डिस्टेंसिबिलिटी इनटू वॉल्यूम। हम ये कहते हैं कि जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल वेसल्स की तो ये फार्मूला काम आता है, जब हम मैंने कहा ना हम इंडिविजुअल वेसल्स की भी बात कर सकते हैं, जब हम बात करते हैं वेस्कुलर बेड्स की तो फिर ये फार्मूला काम आता है, जो ये है इंक्रीज इन वॉल्यूम, कि उस वेस्कुलर बेड में कितना इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, इंक्रीज इन प्रेशर से, कि कितने मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमने इंक्रीज इन प्रेशर किया और उसके रिस्पॉन्स में हमें कितना इंक्रीज इन वॉल्यूम मिला, ठीक है। तो ये तो वेस्कुलर कंप्लायंस आ जाती है किसी वेस्कुलर बेड की। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं वेसल्स की तो देन वी से कि कंप्लायंस इज इक्वल टू डिस्टेंसिबिलिटी इनटू वॉल्यूम। अब डिस्टेंसिबिलिटी हमें पता है कि अगर हम वेन और आर्टरी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वेन और आर्टरी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो वी नो कि आर्टरी की जो वेन की डिस्टेंसिबिलिटी है वो 8 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एन आर्टरी। और हमें ये भी पता है फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज कि जो वेन्स हैं दे कैन स्टोर 3 टाइम्स मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू द आर्टरीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी टॉक अबाउट द कंप्लायंस ऑफ एन इंडिविजुअल वेसल तो हम बात करते हैं डिस्टेंसिबिलिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज 8 into 3, क्योंकि डिस्टेंसिबिलिटी वेन की जो है वो 8 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी, और उसका वॉल्यूम वेन का जो है वो अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी से 3 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी और वेन में जब अगर हम कंप्लायंस का कंपैरिजन करेंगे तो in a corresponding vein or in a vein would be 24 times more as compared to its corresponding artery, ठीक है। और we can say कि जो veins हैं they are 24 times more compliant as compared to their corresponding arteries, ठीक है। तो ये अब डिस्टेंसिबिलिटी
इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंसिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस। जब हम उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंसिबिलिटी निकल। हाँ, कंप्लायंस की जो एक, जिसको हम सिनोनिम कह सकते हैं या इसकी जो एक पैरेलल टर्म है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस और कंप्लायंस आर द सेम थिंग, लेकिन कंप्लायंस और डिस्टेंसिबिलिटी आर नॉट सेम। ठीक है, ये फर्क है। रादर डिस्टेंसिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस। ठीक, क्योंकि जब हम डिस्टेंसिबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के साथ तो वो हमें क्या देता है, वो हमें उसकी कंप्लायंस दे देता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, उसने बुक में दी हुई है। वो ये बता रहा है किससे, अब ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, एंड वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल वेसल्स राइट नाउ। ठीक, वेसल्स की बात हो रही। तो यहाँ पे एक भी नहीं है, ये भी ठीक है, चलो दैट्स गुड। अच्छा, sorry beta, I was just talking to my a person who is sitting next to me regarding the chat issue. I thought the chat is probably disabled or something, but he says that it's working, but nobody has yet commented on that. चलिए ठीक है, okay, I'll wait for your comments. अच्छा, तो हमने ये कहा कि जो compliance है is distensibility into volume, and veins में वो 24 times ज्यादा होगी as compared to arteries. अब हम ये कहते हैं, Having said that, अब हम वेन्स और आर्टरीज को छोड़ देते हैं, हम वेसल की बात करते हैं। वो कोई भी वेसल हो सकती है। हम ये कहते हैं कि अगर किसी, कीपिंग दिस फॉर्मूला इन व्यू, ठीक है, इस फॉर्मूला को व्यू में रखते हुए हम ये कहते हैं कि अगर किसी वेसल की डिस्टेंसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उसका वॉल्यूम कम है, तो क्वाइट पॉसिबल कि उसकी कंप्लायंस जो है वो, यानी कि एक अदरवाइज जो एक लार्जर वेसल है, ठीक, उसमें कंप्लायंस कम हो सकती है अगर एट अ गिवन टाइम उसकी डिस्टेंसिबिलिटी ज्यादा है और उसका वॉल्यूम कम है। ठीक है, उसकी डिस्टेंसिबिलिटी चाहे ज्यादा है, वो एक वेन है जिसकी डिस्टेंसिबिलिटी अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी से ज्यादा है, लेकिन उसका वॉल्यूम अगर बहुत कम है उस वक्त एट दैट गिवन टाइम, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो यही आनी है, डिस्टेंसिबिलिटी इनटू वॉल्यूम। तो हो सकता है कि वो काफी कम आए, तो इसका मतलब है कि उसकी डिस्टेंसिबिलिटी इन स्पाइट ऑफ बीइंग, उसकी कंप्लायंस कम हो सकती है इन स्पाइट ऑफ बीइंग मोर डिस्टेंसिबल। ठीक है, इसी तरह एक ऐसी वेसल जिसकी डिस्टेंसिबिलिटी कम है, इट कैन बी मोर कंप्लायंट एट अ गिवन मोमेंट। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है, एट अ गिवन मोमेंट, अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, एक वेसल जिसकी डिस्टेंसिबिलिटी ज्यादा है उसकी कंप्लायंस कम हो सकती है अगर उसका वॉल्यूम कम है। एक वेसल जिसकी डिस्टेंसिबिलिटी कम है उसकी कंप्लायंस ज्यादा हो सकती है अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, बस ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपने समझना है। असल बात यह है कि आपको डिस्टेंसिबिलिटी का पता होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि आपको कंप्लायंस का पता होना चाहिए कि और आपको कंप्लायंस और डिस्टेंसिबिलिटी दोनों के फॉर्मूलाज आने चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्लायंस और डिस्टेंसिबिलिटी जो है दे आर अ बिट डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट द सेम थिंग्स। ठीक है, एक ही चीज नहीं है, ठीक है, मिलती जुलती हैं। रादर डिस्टेंसिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस। ठीक, चलिए अब हम आते हैं इस डायग्राम पे। इस डायग्राम को बच्चे जरा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें कई कर्व्स हैं। इसमें एक्चुअली, इसमें अगर आप देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 कर्व्स हैं इसमें। ठीक है, एक ही डायग्राम। इसमें आप देखें, एक्स एक्सिस पे उसने वॉल्यूम दिया हुआ है इन मिलीलीटर्स, वाई एक्सिस पे उसने प्रेशर दिया हुआ है इन mmHg। आपने जब भी कभी कोई चार्ट डिस्क्राइब करना है, जब भी कभी कोई आपने इस तरह का चार्ट या ग्राफ डिस्क्राइब करना है, तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि एक्स एक्सिस पे क्या और वाई एक्सिस पे क्या, क्योंकि उसके बगैर हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। इट कैन नेवर बी कंप्लीटेड। अच्छा, नाउ ये इस डायग्राम में उसने दो चीजें दिखाई हुई है। एक, ये जो कर्व है 3,
ये हैं आर्टीरियल सिस्टम के कर्व्स, ये जो हैं ये तीन, ये नीचे वाले ये वीनस सिस्टम के कर्व्स। बताना वो ये चाह रहा है इसमें, वो हमें एक बात बताना ये चाह रहा है कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये जो कर्व, ये जो चार्ट्स है ना, ये जो कर्व है सॉलिड रेड कर्व, ये नॉर्मल आर्टीरियल सिस्टम में प्रेशर, ये दिस बेसिकली इज अ वॉल्यूम प्रेशर कर्व। ठीक है, ये तो आपको समझ आ रही है तो इसमें दो ही चीजें हैं ना, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, सो इट्स अ वॉल्यूम प्रेशर कर्व। ठीक है, तो ये जो रेड कर्व है, सॉलिड रेड कर्व, it is showing the arterial systems pressure and volume। ठीक है, उनका आपस में रिलेशन दे रहा है। ये जो ब्लू सॉलिड कर्व है, it is given the relation between the pressure and volume of the venous system। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी देखते हैं कि इनमें हो क्या रहा है। पहले हम नॉर्मल आर्टीरियल कर्व लेते हैं, ये रेड कर्व जो इसमें वो ये बता रहा है कि अगर वॉल्यूम हो 400, जहां पे मेरा एरो है, ठीक है, जहां कर्सर है, यहां अगर वॉल्यूम है 400 तो यहां पे प्रेशर जो है वो 0 है, यानी कि आर्टीरियल सिस्टम में अगर वॉल्यूम हो जाए 400 तो वहां प्रेशर 0 हो जाता है। ठीक, अब यहां से अगर वॉल्यूम को हम बढ़ाना शुरू करें तो प्रेशर बड़ी तेजी से बढ़ता है, एंड बाय द टाइम इट रीचेस 700, तो वॉल्यूम रीचेस 700 तो प्रेशर जो है वो 100 पे आ जाता है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। अगर आपको याद हो तो 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी क्या था? मीन आर्टीरियल प्रेशर, नॉर्मल मीन आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है, तो वो बताना ये चाह रहा है कि एट 400 वॉल्यूम जो आर्टीरियल सिस्टम में प्रेशर है वो 0 होगा। ये देखो बिल्कुल 0 लाइन पे ना प्रेशर, ये 0 लाइन पे, और वॉल्यूम जो है वो 400 है यहाँ पे। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं प्रेशर जो है वो एट 700 ये 100 पे पहुंच जाता है। ठीक है, वो ये बता रहा है। अगर आप वीनस साइड पे आ जाएं, इन दो कर्व्स पे मैं भी दोबारा आता हूँ वापस। ठीक है, क्योंकि इसके लिए पहले थोड़ा सा मुझे आपको चीजों को यू नो दोस थिंग्स, लेकिन आप मुझे आपको थोड़ा सा उनको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर हम वीनस कर्व पे आ जाएं, वीनस सिस्टम पे आ जाएं, तो इसके नॉर्मल कर्व पे हम आ जाएं तो उसमें हम देखते हैं कि अराउंड 2200, क्योंकि वीनस सिस्टम बहुत बड़ा है, उसकी कैपेसिटी आर्टीरियल सिस्टम से बहुत ज्यादा है, सो इट कैन अकोमोडेट मच मोर ब्लड एट लोअर प्रेशर्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे कि 400 पे 0 आ रहा था आर्टीरियल सिस्टम पे, यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट 2200 पे 0 आ रहा है, और जैसे जैसे हमने वॉल्यूम बढ़ाया 2200 से, ये देखें वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, तो इवन आफ्टर अ चेंज ऑफ 300 ml, इवन आफ्टर अ चेंज ऑफ, यहाँ पे 300 ml की चेंज से 400 से 700 पे आए थे तो 100 का डिफरेंस आ गया था ना। यहाँ पे देखो कि जो 300 ml की चेंज से सिर्फ 3 to 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस आया। ये देखो बस इतना सा प्रेशर वाली साइड पे बढ़ा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? वंस अगेन इट प्रूव्स द पॉइंट कि जो वीनस साइड है वो मच मोर कंप्लायंट है, वो मच मोर कंप्लायंट है, उसकी कंप्लायंस बहुत ज्यादा है। इट कैन अकोमोडेट मच मोर ब्लड फॉर द प्रेशर चेंज। ठीक है, इसमें प्रेशर चेंज हुई, ठीक है, इसमें प्रेशर चेंज हुई, इसमें वॉल्यूम आपने थोड़ा सा बढ़ाया तो प्रेशर चेंज देखो कितनी ज्यादा हो गई, इसमें वॉल्यूम आपने कितना ज्यादा बढ़ा दिया फिर भी प्रेशर चेंज बहुत कम हुई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी कंप्लायंस बहुत ज्यादा है इस सिस्टम, वीनस सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब यानी कि देखो यहाँ पे आपको ये चेंज लाने के लिए वॉल्यूम की 400 से 700 चेंज, यानी कि 300 ml की चेंज लाने के लिए आपको कितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ा? 100 का। ठीक है, यहाँ पे 300 ml की चेंज लाने के लिए आपको कितना प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ा? सिर्फ 3 to 5। तो इसका मतलब है कि इसकी कंप्लायंस बहुत ज्यादा, सिर्फ 3 to 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी चेंज ने जो है वो 300 ml की वॉल्यूम की चेंज ले आया। ठीक है, इसको हम दोनों तरह से देख सकते हैं ना, वॉल्यूम के हिसाब से भी और प्रेशर के हिसाब से भी। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 300 ml ऑफ वॉल्यूम जो है इट ब्रॉट अबाउट ओनली अ चेंज ऑफ 3 to 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी।
और अगर हम उस हिसाब से देखें तो 3 to 5 millimeters ऑफ मर्करी चेंज ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ 300 ml, ठीक है। और ये आगे जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है ये भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये देखो कि आर्टीरियल सिस्टम में ये कितनी स्टीप है। वो स्टीप इसलिए है कि वहां पे कंप्लायंस कम है, ठीक है, वहां पे प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ जाए, ठीक, या बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा फॉर अ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक। अच्छा, ये तो ये हो। अब हम आते हैं अब ये चार्ट देखिए, इस पे उसने लिखा हुआ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इस पे उसने लिखा हुआ सिंपैथेटिक इनहिबिशन। ये वाला जो चार्ट है जो जो मतलब ज्यादा बड़े जो ब्रोकन लाइन है, जो ज्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें जो ब्रोकन सेगमेंट्स हैं वो बड़े हैं, ठीक है, वो द लाइन विद द लार्जर ब्रोकन सेगमेंट्स, ये किसको शो कर रही है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है, आप सोचें और बताएं मुझे। व्हाट विल हैपन? कैन समबडी टेल मी व्हाट विल हैपन टू अ वेसल इन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन? क्या होगा वेसल? बेटा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की बात कर रहा हूं मोहम्मद। constrict, that's the proper answer. Pressure increases भी ठीक है, but constrict is the definite answer, वो भी ठीक है। pressure increases but dilation is totally misconception, dilate नहीं कर सकती क्योंकि sympathetic system vasoconstriction cause करता है। now having this in mind कि अब ये curve जो है कि sympathetic stimulation को show कर रहा है, so what is happening over here? यहाँ ये हो रहा है, ये देखो कि जो जीरो था, प्रेशर जीरो पे, क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पे जीरो प्रेशर 400 वॉल्यूम तक जीरो प्रेशर ही था। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 250-300 पे ही जीरो वॉल्यूम से वो उठना शुरू हो गया, ठीक है। और ये भी देखो कि 100 अचीव करने में अगर आप यहाँ तक आए तो यहाँ पे हमें कितने ml लगे थे? 400 से 700, 300 ml लगे थे, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने थोड़े ml में ये चला जाएगा। ये 300 से ऑलमोस्ट, ये 350 से ये ऑलमोस्ट जो है वो ये अचीव करने में इसको कितना लगा है? ये ऑलमोस्ट 500 तक भी नहीं आया। ये देखो लेस देन 200 में उसने वही 100 mmHg अचीव कर लिया, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई। जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है तो क्या होता है? वॉल्यूम जो है वो स्क्वीज करता है, ठीक है। वॉल्यूम जो है उसमें कम होना शुरू हो जाता है उस वेसल में, क्योंकि उससे वॉल्यूम स्क्वीज होकर अगले सेगमेंट्स में चला जाता है, अगले सर्कुलेशन सेगमेंट में चला जाता है, क्योंकि वो स्क्वीज हो रही है वेसल, ठीक है। तो जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो देखो कि प्रेशर कितनी तेजी से बढ़ा है। पहले से बढ़ना शुरू हो गया, 400 से नहीं बढ़ा, अराउंड 250 से चढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। 300 या 250 से चढ़ना शुरू हो गया और उससे ज्यादा तेजी से बढ़ा है जो नॉर्मल में हो रहा था, ठीक। अब इसी तरह अगर हम इनहिबिशन पे आ जाएं, अगर सिंपैथेटिक, क्योंकि जब सिंपैथेटिक इनहिबिशन होती है तो क्या होता है? फिर वेजोडायलेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो सिंपैथेटिक बेसिक टोन है हर वेसल की, दैट इज लॉस्ट। द बेसिक सिंपैथेटिक टोन ऑफ ईच वेसल इज लॉस्ट, ठीक है। तो ये सिंपैथेटिक इनहिबिशन की वजह से तो वेजोडायलेशन हो जाएगी। तो इट विल स्टार्ट अकोमोडेटिंग मोर ब्लड, ये और ज्यादा ब्लड अकोमोडेट करना शुरू कर देगी, ठीक। तो यहां क्या हुआ कि यहां देखो कि ये बजाय 400 के जो प्रेशर है वो 500, क्योंकि वेजोडायलेशन हो रही है इसलिए प्रेशर को बिल्डअप होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। वो 500 पे भी जीरो ही है, ठीक है। बजाय 400 के यहाँ 500 पे भी जीरो ही है और फिर यहां से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हुआ, ठीक है। सो इससे हमें पता ये चला कि जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो वॉल्यूम प्रेशर कर्व जो है वो ज्यादा अर्ली और ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा। नॉर्मल तो है ही है, नॉर्मल तो हमने देख लिया, नॉर्मल तो एक है ही है। और जब सिंपैथेटिक इनहिबिशन होगी तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व है
ये इट वुड यानी कि आप ये देखें ना कि यहाँ पे जीरो प्रेशर जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही है तो 300 पे जीरो प्रेशर, और यहाँ पे 500 पे भी जीरो प्रेशर ही, ठीक है। यानी कि 200 ml की चेंज आ गई लेकिन प्रेशर में चेंज नहीं है, ठीक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड सिंपैथेटिक इनहिबिशन, ठीक है। तो ये तो था आर्टीरियल सिस्टम का एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं वीनस सिस्टम। नॉर्मल तो हमने देख लिया था कि जी 2200 पे अराउंड 2200 पे जीरो था और 2500 के राउंड जाके तकरीबन वो 3 to 5 mmHg की चेंज आएगी। अब ये जो है ऊपर वाला कर्व है, अगेन दिस वन इज शोइंग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को शो कर रहा है ऊपर वाला कर्व। अब आप इसमें देखें कि इसमें जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है तो जो जीरो प्रेशर है वो 1500 पे है, बजाय 2200 के वो 1500 पे आ गया, और यहां से जब वॉल्यूम आगे बढ़ना शुरू हुआ है तो ये प्रेशर भी 1500 से आगे बढ़ना शुरू हो, ठीक। जब इनहिबिशन है तो ये प्रेशर बजाय 2200 के ये ऑलमोस्ट 2500-2600 पे आ गया, ये जो वॉल्यूम है, यानी कि जिस पे जीरो प्रेशर, वो वॉल्यूम जिस पे जीरो प्रेशर है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वो 2200 पे था, ड्यूरिंग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वो 1500 पे आ गया, एंड ड्यूरिंग सिंपैथेटिक इनहिबिशन वो ऑलमोस्ट 2500-2600 पे चला, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें बताती बेसिकली ये हैं कि जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, और प्रेशर और तो सेम वॉल्यूम के लिए प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब वेजोडायलेशन होगी तो सेम वॉल्यूम के लिए प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और टू ब्रिंग अ चेंज इन वॉल्यूम, वही बात जो हमने कंप्लायंस में की थी कि टू ब्रिंग अ चेंज इन वॉल्यूम, जब स्टिमुलेशन होगी तो वी विल नीड लेस प्रेशर टू ब्रिंग अ चेंज इन वॉल्यूम, और जब हमारे पास होगी जब हम वीनस सिस्टम में आ जाए, और जब हम वीनस सिस्टम में आ जाएं तो और उसको ऑपोजिट कर लें हम, तो टू ब्रिंग अ चेंज इन प्रेशर वी वुड रिक्वायर अ लार्जर चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दोनों कर्व्स हैं, ये 6 कर्व्स हैं इसमें इस चार्ट में, ठीक है। तो ये दिखा हमें सिर्फ ये रहे हैं कि नॉर्मल क्या है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है, कैसे प्रेशर वॉल्यूम कर्व या वॉल्यूम प्रेशर कर्व कैसे चेंज होता है, और वीनस सिस्टम में ये कैसे चेंज होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स बड़ी सीधी सी बात है। अब देखो इसका फायदा क्या है, ये जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि ड्यूरिंग हुआ क्या, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई एक वेसल की, तो ब्लड उससे निकल के नेक्स्ट सेगमेंट में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो जब ये वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है वेन्स में, तो इसका फायदा क्या होता है कि वहां से ब्लड निकल के हार्ट्स की तरफ इंक्रीज जाता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड गोज पर द फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ, वीनस रिटर्न बढ़ती है, और एज पर द फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ जितनी वीनस रिटर्न बढ़ेगी विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, उतनी ही पंपिंग उतनी कार्डिक पंपिंग स्ट्रांग हो जाएगी और उतना ही कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये चीज हमें कहाँ बेनिफिट करती है, ये सबसे ज्यादा चीज हमें एक्सरसाइज में बेनिफिट करती है अगर हम फिजियोलॉजिकल बात करें, ठीक है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है उन मसल्स में जो एक्टिव नहीं है। जो मसल्स एक्टिव हैं उनमें रिलेटिव वेजोडायलेशन होती है, क्योंकि उनको ज्यादा ब्लड की और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है वो वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है और ब्लड जो है वो वहां से स्क्वीज होके टुवर्ड्स एक्टिव मसल्स जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है या इनहिबिशन है इन वॉल्यूम प्रेशर कर्व, इसका हमें फायदा क्या है। एक फायदा तो इसका हमें ड्यूरिंग एक्सरसाइज होता है कि जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो ब्लड वेन्स से निकल के या नॉन एक्टिव आर्टरीज से निकल के एक्टिव आर्टरीज की तरफ आ जाता है, ठीक है, एक्टिव कैपिलरीज की तरफ आ जाता है। एक तो हमें इसका ये फायदा हो रहा है। दूसरा फायदा इसका ये है कि इन हैमरेज, जहाँ पे
कि ब्लड लॉस हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वहां पे अगर वेसल टोन इंक्रीज हो जाए ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, कि हमने कहा कि ये बेसल टोन को मेंटेन करती है और वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, तो अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी और अच्छा, तो हैमरेज में मैं कह रहा था कि हैमरेज में जैसे वेसल टोन इंक्रीज होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो हमें लो वॉल्यूम पे भी इनफ ब्लड प्रेशर दे देगी, ठीक है। वेसल टोन इंक्रीज हो गई ना, यानी कि वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गई, तो लो वॉल्यूम पे भी हमें वो इनफ ब्लड प्रेशर दे देगी फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। जो कि हमें पता है कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जी अगर 25% तक हो जाए लॉस, तो 25% तक लॉस जो है वो बॉडी जो है उसका जो उसकी वजह से जो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर आ रही होती है उसको बॉडी थ्रू बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स कॉम्पनसेट कर लेती है, ठीक है। और बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स क्या है, इट कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। नॉट ऑलवेज, अगर ब्लड प्रेशर कम है तो वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, यानी कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज करेगा, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो वो सिंपैथेटिक इनहिबिशन कॉज करेगा, ठीक है। तो हैमरेज में ये बड़े काम की चीज है, ठीक। यही जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, इट इज मच मोर बेनिफिशियल, रादर वेरी बेनिफिशियल इन हैमरेज, जिसमें कि हमारा वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने की वजह से बीपी नीचे जा रहा है, लेकिन क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वी विल हैव मोर प्रेशर, ठीक है, एंड दैट वुड बी वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक। अच्छा जी, अब एक और कॉन्सेप्ट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्मूथ मसल में, स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन, इसको भी हमें यहाँ अप्लाई करना है वेसल्स पे, ठीक है। इसको हम स्ट्रेस रिलैक्सेशन को हम डिलेड कंप्लायंस भी कहते हैं और रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन को हम रिवर्स डिलेड कंप्लायंस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि अगर वेसल को आप एक्सपोज करें टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम, ठीक है, इसका तरीका क्या है कि आप वेसल को, अगर आप दोनों तरफ से एक वेसल को टाई अप कर, ताकि ना उसमें ब्लड कहीं से ऐड हो सके ना उससे ब्लड निकल सके, और फिर एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज यू इंजेक्ट सम ब्लड इनटू इट, ठीक है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड इनटू इट, अ नोन अमाउंट ऑफ ब्लड इनटू इट, तो पहले क्या होगा, देयर वुड बी अ सडन इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, क्योंकि सेम वॉल्यूम मीन के सेम स्पेस में हमने ब्लड बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक, सेम डायमीटर ऑफ वेसल में हमने ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दिया तो ऑफ कोर्स प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। लेकिन विद इन सेकेंड्स और इन मैक्सिमम विद इन फ्यू मिनट्स जो प्रोग्रेसिव डिलेड स्ट्रेचिंग ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द वेसल्स वॉल है, ठीक है, वो प्रेशर को वापस ले आती है, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ मिनट्स टू आवर्स, स्टार्ट सेकंड्स में हो जाएगी, मिनट्स में हो जाएगी, और विद इन मैक्सिमम विद इन अ कपल ऑफ आवर्स ये उसको वापस ले आएगी। हमने उसके दोनों एंड्स टाई अप किए हुए हैं, उसमें हमने इंजेक्ट किया ब्लड वॉल्यूम, जिसकी वजह से उसका प्रेशर सडनली बढ़ा, लेकिन कुछ मिनट के बाद वो प्रेशर उसका काफी हद तक वापस आना शुरू हो गया। ये एक डायग्राम है जिससे हम इसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ठीक है। ये एक फिनोमिनन है जिसको आपने कहा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, वेल आई कैन क्लेम विद 100% श्योरिटी कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, irrespective of your gender, you have experienced this phenomenon knowingly or unknowingly, लेकिन आपने ये फिनोमिनन एक्सपीरियंस किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है, बॉडी के किस ऑर्गन में किया हुआ है, किस विसरा में किया हुआ है, ये आप मुझे बताएंगे। कैन समबडी राइट इट ओवर देयर? आई एम सेइंग कि ये फिनोमिनन आपने सबने एक्सपीरियंस किया हुआ, आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर।
कैन समबडी गेस कि ये आपने इतना कॉमन ये कहाँ है, ये स्ट्रेस रिलैक्सेशन वाला जो फिनोमिना है ये कहाँ होता है इतना कॉमन? कैन समबडी टेल मी दैट? वेरी गुड, मोहम्मद सलमान नूर एंड ईशा शफी, यूरिनरी ब्लड, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो क्या होता है अगर आप किसी ऐसे यू आर गोइंग ऑन अ ट्रेवल, आप ट्रेवल में जा रहे हैं एंड यू हैव द अर्ज टू यूरिनेट बट यू आर नॉट फाइंडिंग अ सोशली एक्सेप्टेबल प्लेस, ठीक है, तो क्या होगा? यू विल होल्ड इट। तो कुछ देर बाद जो है वो अर्ज जो है वो इंक्रीज्ड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है और किसी हद तक डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो जो इंक्रीज्ड प्रेशर है और वो जो इंक्रीज्ड अर्ज है वो डाई डाउन हो जाती है। क्यों हो जाती है? दैट इज ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ठीक है। वो जब तक फिर उसमें और वॉल्यूम ऐड नहीं होता फ्रॉम किडनीज, तब तक वो दोबारा से वो अर्ज और वो प्रेशर बिल्डअप नहीं होता, ठीक है। और जाहिर हर एवरी फिनोमिनन हैज गॉट अ प्रैक्टिकल लिमिट, इसकी भी एक प्रैक्टिकल लिमिट है, लेकिन आप यू कैन डू इट फॉर मैनी आवर्स, ठीक है। बार बार जो है वो प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। तो ये उसने एक डायग्राम से इसको दिखाया है आपको। अच्छा, ये तो है स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अब ये बताओ कि जो रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन है, हमने कहा जी स्ट्रेस रिलैक्सेशन कब काम आएगी? जब हम, और स्ट्रेस रिलैक्सेशन का जो फिनोमेनन है इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आती है जब हम लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, या किसी में हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज थ्रू ड्रिप्स या लार्ज वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल सेलाइन थ्रू ड्रिप्स जो है हम वो इंजेक्ट करते हैं। तो उस वक्त जो जो वॉल्यूम में इंक्रीज आती है उसको जो चीज़ अकोमोडेट करती है वो ये स्ट्रेस रिलैक्सेशन, और वो प्रेशर को बढ़ने नहीं देती। प्रेशर इनिशियली बढ़ता है लेकिन कुछ मिनट्स में, मैक्सिमम विद इन अ कपल ऑफ आवर्स, वो वापस आ जाता है, ठीक है, काफी हद तक वापस आ जाता है, वेरी क्लोज टू नॉर्मल, ठीक। अच्छा, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन कहाँ है और उसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी आपके ख्याल में? ह्यूमन बॉडी में वो बड़ी वाइटल है, अभी हमने पीछे भी उसकी बात की है, आज ही के लेक्चर में। वो होगी हैमरेज में, ठीक है। वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, तो एकदम वॉल्यूम कम होने से क्या होगा? प्रेशर वेसल का ड्रॉप करेगा, ठीक। अब हमें बॉडी को सरवाइव करने के लिए और उसके वाइटल्स को सही रखने के लिए वी डू नॉट वांट कि प्रेशर ज्यादा फॉल करे, ठीक। तो एक तो हमने कहा कि इसमें हमने अभी बात की है 2 स्लाइड्स पहले कि एक तो इसमें सिंपैथेटिक रिस्पांस आता है, ठीक है, और दूसरी जो चीज उसमें आती है वो क्या आती है? वो रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन आती है कि जो आपकी वेसल्स के जो स्मूथ मसल है वो अपने फाइबर्स की लेंथ को रीएडजस्ट करते हैं एंड दे मेक देम शॉर्टर, उसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फॉर अ रिड्यूस्ड वॉल्यूम जो कि हेमरेज की वजह से रह गया, फॉर दैट रिड्यूस्ड वॉल्यूम द प्रेशर शुड बी अप्रोप्रिएट, प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाए बॉडी का, ब्लड प्रेशर जो है बॉडी का वो मेंटेन हो जाए, क्योंकि वो मेंटेन होगा तो हमारा सर्वाइवल होगा। अगर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो हार्ट को इनफ ब्लड नहीं पहुंचेगा और हार्ट जो है वो उसको टिश्यूज तक नहीं पहुंचा सकेगा, वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचा सकेगा, ठीक है। सो इस चीज को हम दोनों को इस डायग्राम में देखते हैं, स्ट्रेस रिलैक्सेशन को भी और रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन को। अब इसमें उसने दोनों चीजें दिखाई हुई, एक्स एक्सिस पे टाइम है मिनट्स में, वाई एक्सिस पे प्रेशर है इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टाइम है मिनट्स में, वाई एक्सिस पे प्रेशर है इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। अब वो ये दिखा ही रहा है कि जो प्रेशर है ये 5 पे चल रहा है, इट इज गोइंग अराउंड 5। क्लास ले लूं फिर लगा दूंगी। अच्छे की बात है। अच्छा, तो आप इस चार्ट में ये देखें कि
इनिशियली टू स्टार्ट विद जो प्रेशर है वो 5 mmHg पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये चल रहा है ठीक 5 mmHg पे चलता जा रहा है। इज एट दिस पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक वेसल को दोनों साइड से टाई अप कर दिया और उसमें हमने यहाँ पे वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर दिया या हमने उसमें वॉल्यूम इंजेक्ट कर दिया, तो प्रेशर देखो एकदम ऊपर गया, तेजी से ऊपर गया, ठीक है। So pressure has gone up in an instant. It has gone up in a very rapid manner. देखो कि कितनी तेजी से ऊपर गया। बट यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट 5 से 12 पे चला गया। There is a 7 mmHg rise in pressure due to this addition of extra volume, ठीक है। लेकिन बॉडी का जो स्ट्रेस रिलैक्सेशन का जो फिनोमिनन है यहां से वो उसको टेक अप करता है, ठीक है, जिसे हम डिलेड कंप्लायंस भी कहते हैं। और वो उसको आहिस्ता आहिस्ता बाय एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ इट्स फाइबर्स, बाय एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ इट्स मसल फाइबर्स, तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो दे ब्रिंग इट डाउन, वो प्रेशर को, क्योंकि दे विल एडजस्ट देम टू अ लॉन्गर लेंथ, वो अपने आप को लॉन्गर लेंथ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक, जिसकी वजह से वो जो इंक्रीज वॉल्यूम है उसका जो प्रेशर एनहांसिंग इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आफ्टर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स और सो, ठीक है, ऑलमोस्ट कोई 20-25 मिनट्स के बाद आप देखें तो वो 12 से वापस ऑलमोस्ट 8 पे आ जाता है या 9 पे आ जाता है, ठीक है। यानी कि देयर इज सम सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू दिस स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ठीक। तो ये इसी तरह उसने ये दिखाया कि जनाब यहाँ पे अब वॉल्यूम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एकदम इसके बाद जब ये डिलेड कंप्लायंस, इसके बाद वो पहले उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाता है और फिर वो उसको एकदम जो है वो नीचे ले जाता है, ठीक। यहां पे ये क्यों नीचे लेके गया है, क्योंकि यहां हमने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। ये देखो ये वॉल्यूम यहां पे हमने डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम हमने डिक्रीज किया तो प्रेशर, या इस पॉइंट पे हमने वॉल्यूम डिक्रीज किया इस पॉइंट, तो आप ये देखें कि प्रेशर एकदम नीचे गिरा, ऑलमोस्ट 9 से प्रेशर जो है वो 2 पे चला गया तकरीबन, ठीक है। अगेन 7 mmHg ड्रॉप इन प्रेशर, ठीक। यहां पे दैट इज द पॉइंट जहां पे कि रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन जो है वो इट विल टेक ओवर, एट दिस इज द पॉइंट वेयर रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन विल टेक ओवर, ठीक। वो टेक ओवर करके क्या करेगी कि वो अपने मसल जो है स्मूथ मसल्स, जो वैस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी लेंथ को शॉर्टर लेंथ पे एडजस्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर जो है जो कम हो रहा था वो कम होना रुक जाएगा और वापस थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन और उनकी एप्लीकेशन बॉडी में। स्ट्रेस रिलैक्सेशन की एप्लीकेशन हमने बताई कि जब हम किसी को इन्फ्यूज करते हैं वॉल्यूम, चाहे हम ब्लड का इन्फ्यूज करें, चाहे हम ब्लड का वॉल्यूम इन्फ्यूज करें, चाहे हम ड्रिप्स का वॉल्यूम इन्फ्यूज करें, तो ये उसमें बढ़ जाता है, ठीक है, ये उसमें काम करता है। और इसी तरह जब हम कम करते हैं, ठीक है, जब हम इसको कम करते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये अपनी, ये कब होता है, ये हैमरेज में होता है, ठीक। जब कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी और वजह से हैमरेज हो गया, सर्जिकल हैमरेजेस भी हो सकते हैं, तो उसमें हो गया, तो फिर उसमें ये जो रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन का फिनोमेनन है ये काम करता है, ठीक है। ओके, वी मूव ऑन। अब हम आ जाते हैं आर्टीरियल पल्स पर, आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशंस पे, ठीक है। नाउ जो डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द आर्टीरियल सिस्टम है, ठीक है, ये दो काम करती है। जो डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द आर्टीरियल सिस्टम है ना, इसके दो बेसिक हम फंक्शन कह सकते हैं, और ये दोनों तकरीबन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो डेफिनेटली कर चुके हैं, दूसरा भी उसी का ही कॉन्सिक्वेंस है। पहला कॉन्सिक्वेंस ये था कि इट कंट्रोल्स द पल्सेटाइल नेचर ऑफ द ब्लड फ्लो। जैसे हमने कहा था कि हार्ट से पल्सेटाइल फ्लो आता है क्योंकि वो बड़े प्रेशर के साथ आता है, बड़े उसमें वेलोसिटी भी किसी हद तक ज्यादा होती है, वो टर्बुलेंट फ्लो सा कॉज करता है, पल्सेटाइल फ्लो होता है।
उसको स्ट्रीमलाइन करने में ये डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ आर्टीरियल सिस्टम है, ये बड़ा काम करती है। अगर ये डिस्टेंसिबल ना हो तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दूसरा, इट मेक्स श्योर प्रोपगेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग डायस्टली, क्योंकि अगर ये सिर्फ डिस्टेंसिबिलिटी पे बात हो ना, यानी कि अगर ये बात सिर्फ इस पे हो कि जी जो पल्सटाइल नेचर है सिर्फ उसने ही लेके चलना है आगे, ठीक है, और उसने स्ट्रीमलाइन नहीं होना ब्लड फ्लो ने ड्यू टू डिस्टेंसिबिलिटी, तो क्या होगा, प्रोपगेशन ऑफ ब्लड फ्लो ड्यूरिंग डायस्टली नहीं हो सकेगी। फिर सिर्फ सिस्टली में ही, क्योंकि सिस्टली में ही इतना जोर होता कि वो सिस्टली में ही इतना प्रेशर होता कि वो ब्लड को आगे प्रोपगेट कर सकता, बट ड्यू टू दिस डिस्टेंसिबिलिटी, जिसकी वजह से कि वो ब्लड को जो ब्लड के वॉल्यूम को अकोमोडेट कर लेती है अपने आप में वेसल, वो उसको आफ्टरवर्ड्स आगे प्रोपगेट करती रहती, ठीक है। समझ आई इस बात की कि वो दिस इज द एबिलिटी ऑफ दिस बीइंग डिस्टेंसिबल, ये जो डिस्टेंसिबल होने की एबिलिटी है आर्टीरियल सिस्टम में, ये एक तो पल्सेटाइल फ्लो को नॉर्मलाइज करती है, उसको स्ट्रीमलाइन करती है, और दूसरा ये इस बात को मेक श्योर करती है कि प्रोपगेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग डायस्टली भी होता रहे, सिर्फ सिस्टली में ही ना हो, डायस्टली में भी आगे प्रोपगेशन ऑफ ब्लड फ्लो होता रहे, ठीक है, ड्यूरिंग इन द वेसल्स, ठीक, ये चलता रहे, ठीक, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो इसके हो गई। अब अगर आप इसको देखें तो ये कर्व आपने पहले देखा हुआ है, इसमें उसने एक्स एक्सिस पे सेकंड्स में टाइम दिया और वाई एक्सिस पे प्रेशर दिया mmHg। अगर आप ये देखें तो ये 80 से 120 तक जा रहा है, तो आपने कार्डिक साइकिल में कौन सा कर्व है जो आपने पढ़ा था जो 80 से 120 तक जाता था एट रेस्ट? कैन समबडी राइट दैट? कौन सा कर्व था कार्डिक साइकिल में हमने पढ़ा था ये? ओके, हाइपोवोलेमिक शॉक तो खैर ये तो पुरानी, किसने पुराना लिखा हो, ठीक है। क्यों जी बेटा बताएं, ये कर्व जो 80 से 120 mmHg तक जा रहा था, ये कार्डिक साइकिल में हमने कहाँ पढ़ा था? कार्डिक साइकिल में ये कौन सा कर्व था? एयोर्टिक प्रेशर कर्व, वेरी गुड, ठीक है, ये एयोर्टिक प्रेशर कर्व था, ठीक। तो ये उसने बेसिकली आपको एयोर्टा का प्रेशर कर्व ही दिखाया हुआ है, और यहाँ पे उसने ये देखें वो जो इंसिजरा जिसकी हमने बात की थी, विच अकर्स ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एयोर्टिक वाल्व, वो भी उसने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो उसने आपको दिखाया एक नॉर्मल एयोर्टिक प्रेशर कर्व, ठीक है। नाउ इसकी बेस पे हम जो कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं वो ये करते हैं कि एक टर्म है जिसे हम कहते हैं पल्स प्रेशर, एंड पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये जो है हमारा एयोर्टिक प्रेशर कर्व, ये ड्यूरिंग सिस्टली मैक्सिमम कहां तक जाता है? एट रेस्ट 120 तक, और ड्यूरिंग डायस्टली ये मिनिमम कहां तक आता है? 80 तक, ठीक है, ठीक। तो जो पल्स प्रेशर है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, द मैक्सिमम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द मिनिमम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, द मैक्सिमम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द मिनिमम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये हमारा पल्स प्रेशर, ठीक है, जो कि एट रेस्ट क्या होता है? मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर 120, मिनिमम डायस्टोलिक प्रेशर 80, तो जो पल्स प्रेशर है वो 40 mmHg निकला, ठीक है। क्या व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द पल्स प्रेशर? पल्स प्रेशर इफेक्टिंग जो फैक्टर्स हैं वो कौन से? एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम, एक कंप्लायंस, और एक कैरेक्टर ऑफ इजेक्शन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग सिस्टोल। अब इसमें बड़ी क्लियर सी बात है, जितना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना पल्स प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। देयर वुड बी अ बिग चेंज इन सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक, जितना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। कंप्लायंस जितनी ज्यादा होगी उतना सिस्टोलिक प्रेशर कम होगा। कंप्लायंस किसी की और कंप्लायंस, ठीक है, कंप्लायंस जितनी ज्यादा होगी
उतना, क्योंकि वो ज्यादा ब्लड अकोमोडेट कर लेगा ना और प्रेशर को बढ़ने नहीं देगा, ठीक। तो जिसकी कंप्लायंस ज्यादा होगी उतना वहां पे पल्स प्रेशर को वो कम करेगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कम हो जाएगा। इसी तरह ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड वन, ये जो कैरेक्टर ऑफ इजेक्शन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग सिस्टोली, ये इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये डिजीज कंडीशंस में शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल। रेस्टिंग कंडीशंस पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल वही पल्सेटाइल ब्लड एक कैरेक्टर ऑफ इजेक्शन है ब्लड का फ्रॉम हार्ट इनटू द आयोर्टा, ठीक है। इसलिए शायद रेस्टिंग कंडीशंस में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन डिजीज कंडीशंस में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ सकती है, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्पेसिफिकली एट रेस्ट वो है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। जितना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा उतना पल्स प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सिस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा देगा। कंप्लायंस जितनी ज्यादा होगी उतना पल्स प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वो सिस्टोलिक प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा, बिकॉज इट विल अकोमोडेट मोर ब्लड और वो प्रेशर को कम रखेगा, ठीक है। तो इसकी बेस पे हमने ये कुछ निकाल, ये इसका फॉर्मूला है पल्स प्रेशर का। पल्स प्रेशर इज इक्वल टू, एक तो हमने वो भी निकाला फॉर्मूला ये वाला, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, ठीक है। एक ये फॉर्मूला भी है और एक ये भी, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आर्टीरियल कंप्लायंस, ठीक है। तो ये भी, इसमें मतलब ये है कि जो पल्स प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्टीरियल कंप्लायंस। ये फॉर्मूला बेसिकली हमें ये बता, ठीक है, कि जो पल्स प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वी हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्टीरियल कंप्लायंस, ठीक। चलें जी, वो हो गया, ये बात हो गई। अच्छा चलो ठीक हो गया जी। चले जी, फिर अगला फिर मैं टेकअप करने से पहले आई वुड से कि क्योंकि वो कह रहे शायद 2 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो आई टेक अप जो अगले कर्व्स हैं ना, जो प्रेशर कर्व्स हैं वो हम आगे शुरू करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह मंडे के लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।